हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है सिंचाई एवं पेयजल। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने राजस्थान का परिचय प्राप्त किया। हमने जल संसाधनों के बारे में पढ़ा, जल संरक्षण के बारे में भी पढ़ा और हमने 3 वृहद परियोजनाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसी कड़ी के अंतर्गत बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयजल के बारे में। जी हाँ बच्चों, यदि हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बच्चों राजस्थान देश का सबसे सूखा राज्य भी है। देश में उपलब्ध कुल जल संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान में मात्र 1% जल संसाधन ही उपलब्ध हैं। तो बच्चों, ऐसी दशाओं में हम सोच सकते हैं कि राजस्थान में पेयजल की एक विकट समस्या है, जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। और बच्चों, ऐसा नहीं है, राजस्थान सरकार और साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस बारे में पहले से ही बहुत कार्य कर रहा है। और बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इन सभी प्रयासों के बारे में और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में बनाते रहेंगे अपने महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है बच्चों, शुरुआत करेंगे और लिखेंगे हम पेयजल, एक हेडिंग लगा लेंगे। राजस्थान को अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु दशा के कारण सीमित व न्यूनतम जल स्रोत ही विरासत में प्राप्त है। जी हाँ बच्चों, अक्सर हम सुनते हैं कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है और बच्चों ये एकदम सही तथ्य है। राज्य में पेयजल की आपूर्ति एक कठिन कार्य है। सूखा व अकाल की परिस्थितियां इसे और भी अधिक दुष्कर बना देती है। जी हाँ बच्चों, राजस्थान का 60% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है और बच्चों ऐसे में यदि पेयजल की कमी हो जाए तो हम सोच सकते हैं कि हमारा सामान्य जनजीवन भी कैसा हो सकेगा। मानसून में वर्षा की अपर्याप्तता व राज्य की जलवायु में विविधता के कारण राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा प्रदेश है। देश में उपलब्ध जल स्रोत देश के कुल स्रोतों का लगभग 1% ही है। जी हाँ बच्चों, यदि देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे कम जल स्रोत यहाँ पर उपलब्ध हैं। अनेक स्थानों पर उपलब्ध भूजल में अत्यधिक घुलनशील लवणों के होने के कारण पेयजल गुणवत्ता के मानक मूल्यों से कम होता है। जी हाँ बच्चों, जो पेयजल उपलब्ध है उसके अंतर्गत भी ऐसे घुलनशील पदार्थ आ जाते हैं जो कि पेयजल की गुणवत्ता को समाप्त कर देते हैं। भूजल में फ्लोराइड है और खारे पानी की समस्या है, जिससे बच्चों गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। राजस्थान में विज्ञान व पर्यावरण केंद्र, जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं CSE की। CSE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। जी हाँ बच्चों, विज्ञान व पर्यावरण केंद्र और साथ ही बच्चों थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो मिलकर राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के कार्य में जुटी हुई है। जी हाँ बच्चों, जो राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण के जो तरीके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि हम उनके संरक्षण पर ध्यान देंगे तो राजस्थान की जो पेयजल की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम जनता जल योजना के बारे में। जी हाँ बच्चों, जनता जल योजना राजस्थान के जल विभाग की, जिसका पूरा और सही नाम क्या है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ये पेयजल योजना है, जिसमें बच्चों न केवल व्यक्तियों की बल्कि NGO और राजस्थान सरकार की भी पूरी की पूरी सहभागिता है। तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे, इसे विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, NGO व ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाती है। जी हाँ बच्चों, इसी प्रकार जर्मनी सरकार के सहयोग से, अब जर्मनी कहाँ है बच्चों, जर्मनी है यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसकी राजधानी है बर्लिन। जी हाँ बच्चों, जर्मनी देश के सहयोग से राजस्थान में आपणी योजना प्रारंभ की गई, जिससे कि चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के जो गांव हैं वहां पर जलापूर्ति हो सकेगी। तो बच्चों लिख लेंगे इसके बारे में हम। जर्मन सरकार के सहयोग से गंधेली साहवा लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। जी हाँ बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सभी जो लिफ्ट नहरें हैं उनके पुराने नाम भी थे और नए नाम भी थे। तो जो गंधेली साहवा लिफ्ट नहर है उसका नया नाम क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर।
और से आपनी योजना बनाई गई और इस योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू के जो गांव हैं वहां पर जलापूर्ति की जा सकेगी। इसी प्रकार बच्चों, राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा हाल के वर्षों में किए गए चौतरफा प्रयासों का ही परिणाम है कि रेगिस्तानी इलाकों में आम जन तक शुद्ध व स्वच्छ पेयजल पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा पेयजल के परिचय के बारे में, और अब हम देखेंगे कि पेयजल राजस्थान में कितने स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पेयजल जो योजनाएं हैं वो दो प्रकार से बनाई गई है, ग्रामीण पेयजल योजनाएं और शहरी पेयजल योजनाएं। और बच्चों, जो राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं इसमें 42,843 गाँवों तक पेयजल पहुंच चुका है। उसी प्रकार बच्चों 66,560 ढाणियों तक भी पेयजल पहुंच चुका है। और बच्चों, राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और अन्य क्षेत्रों में भी पेयजल पहुंचाने की योजना है। उसी प्रकार बच्चों, यदि हम बात करें शहरी पेयजल योजनाओं की, तो 222 शहर और कस्बों तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे डेटाज हैं वो 2014-15 के हैं। इस समय 2021 शुरू हो चुका है, तो बच्चों इन सब डेटाज में अब चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में। बच्चों, राज्य में कुल कितने गांव हैं? आबाद गांव 43,264 गांव हैं। उसी प्रकार बच्चों 77,869 ढाणियां हैं। और बच्चों, वर्ष 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं के द्वारा 42,843 गांव और 66,560 को पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया है? ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शहरी पेयजल योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम शहरी पेयजल योजनाएं। राज्य के सभी 222 शहर और जो कस्बे हैं उनको विभिन्न पेयजल योजनाओं से जल प्राप्ति हो रही है। और बच्चों, इनमें से भी लगभग 20% जो शहर हैं उनको सतही जल स्रोतों से, बच्चों हमने वीडियो नंबर 2 में सतही जल स्रोतों के बारे में पढ़ा था और भूमिगत जल स्रोतों के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इनमें से लगभग 20% जो शहर हैं उनको सतही जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, जबकि 60% शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो 60% और 20% कितने हो गए? 80% हो गए हैं। यानी कि जो कि बचे हुए 20% भाग हैं उसको दोनों ही माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि सतही जल से भी और भूमिगत जल स्रोतों से भी। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम शेष लगभग 20% शहरों को पेयजल योजनाएं सतही व भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन पेयजल परियोजनाओं के बारे में जिनका निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाएंगे वृहद पेयजल योजनाएं जो अभी शुरू की जानी हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है बाड़मेर लिफ्ट योजना का। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम इसके बारे में। इसके बाद में नाम आता है ईसरदा बांध का, जो कि टोंक और सवाई माधोपुर की एक संयुक्त परियोजना है। तीसरा नाम है जयपुर बिसलपुर फेज द्वितीय। बच्चों, बिसलपुर बांध कहाँ है? बिसलपुर बांध टोंक जिले में है। और बच्चों, बिसलपुर का पानी कहाँ लाया जाना है? जयपुर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाना है और इसका ये कौन सा फेज है? सेकंड फेज है। इसी प्रकार बच्चों, चंबल और बिसलपुर लिंक योजना है। और बच्चों, चंबल से अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने की भी योजना अभी प्रस्तावित है। और छठी है बच्चों ग्रामीण जल प्रदाय योजना भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है बच्चों, भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये कुल ऐसी 6 परियोजनाएं हैं पेयजल से जुड़ी हुई जिनको अभी शुरू किया जाना शेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं सिंचाई पेयजल व जल प्रबंधन के अन्य प्रयास। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत जो पहला प्रयास है वो है राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 2013 में की गई। ठीक है बच्चों, राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? इसी प्राधिकरण का है। इसके अलावा बच्चों, जो विश्व बैंक के द्वारा पोषित एक और हमारी परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना।
और बच्चों इसको फंड किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। तीसरा है बच्चों राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, जो कि 2005 में बनी थी। फिर आता है बच्चों वर्षा जल संचय योजना सन 2004 में। और पांचवा आता है यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम 2007। और उसी प्रकार बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है जलमणि कार्यक्रम। बच्चों ये स्कूली बच्चों के लिए बनी थी। ठीक है, तो लिखेंगे हम स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर स्वच्छ व जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध कराना। बच्चों बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? जलमणि कार्यक्रम। और पूरा का पूरा फोकस किस पे था? स्कूली बच्चों पे, ताकि वो शुद्ध पेयजल ग्रहण कर सकें। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम राजीव गांधी जल विकास व संरक्षण मिशन, जिसकी स्थापना की गई सन 2010 में। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है, जिसकी स्थापना की गई 1984 में। नवा है बच्चों राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड। 10वां स्वजल धारा योजना, जो कि 2002 में बनी थी। इसके बाद में आता है बच्चों त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ताकि सिंचाई का जो कार्य है उसे भी आगे बढ़ाया जा सके। 12वां बच्चों राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। बच्चों राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी आता है, जिससे असमय बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है। तो एक भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिससे कि फ्लोरोसिस को नियंत्रण किया जाएगा। 13वां बच्चों इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरी परियोजनाएं। बच्चों आप जानते हैं कि राजस्थान में ऐसी बहुत सारी लिफ्ट नहरें हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। इसके बाद में आता है बच्चों 14वें नंबर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। और बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है राजस्थान को सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में विस्तार से। बच्चों आप जानते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, पेयजल की दृष्टि से और सिंचाई की दृष्टि से, यानी कि स्वयं के संसाधन स्वयं ही बनाएं। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। इसमें से जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो क्या है? स्टेगर्ड ट्रेंच है। बच्चों नाम आपको अजीब लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। इसके अंतर्गत ऐसे ट्रेंच बनाए जाते हैं, ऐसे खड्डे बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो वर्षा का जो जल है वो धरातल पर सीधे ना बहे, बल्कि इसमें रुकावट पैदा की जा रही है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो ढाल है उसके अंतर्गत रुकावट पैदा की जाती है ताकि जल का ठहराव हो सके और जल यहाँ पर भर सके, ताकि जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय हम इस जल को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जब जल का भराव हो जाएगा तो जो वाटर रिचार्ज है, यानी कि जो भूमिगत जल संसाधन है, उसका भी रिचार्ज संभव हो पाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार सतत समोच्च ट्रेंच भी बनाए जा रहे हैं ताकि जल को सुरक्षित रखा जा सके। वो जो वर्षा का जल है जो फालतू में बह जाता है, जिसको हम रोकते नहीं हैं, उनको इस प्रकार से सतत समोच्च ट्रेंच के माध्यम से रोक लिया जाता है। और बच्चों भूमिगत जल है उसका स्तर भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में बच्चों आने वाली जो फसलें होती है उसके लिए भी जल हमें उपलब्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे प्रयास हैं स्टेगर्ड ट्रेंच और सतत समोच्च ट्रेंच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिनी परकोलेशन ट्रेंच। बच्चों हम देखते हैं कि जो वर्षा का जल होता है वो ऐसे ही बह जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं जिससे कि पानी को रोका जा सके, और बच्चों इसके अंतर्गत जो अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो पर्याप्त जल हमें चाहिए वो इस ट्रेंच के अंतर्गत रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? मिनी परकोलेशन ट्रेंच है। इसी प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं गांव के अंतर्गत नाड़ियों की खुदाई की जाती है। ठीक है, इससे भी हमें दो फायदे होते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तब जल की उपलब्धता हो जाती है, पशुओं को भी पेयजल उपलब्ध हो जाता है, और साथ ही बच्चों भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम। बच्चों इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे खड़ीन बनाए जा रहे हैं। और बच्चों आप ये भी जानते हैं कि जो खड़ीन होती है वो राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जब बहुत सारी खड़ीन बन जाती है तो क्या होगा? इस क्षेत्र के अंतर्गत जल भर जाएगा, और इससे फिर से वही दो फायदे होंगे,
भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा और वर्षा जब नहीं होगी तो उस जल को हम उपयोग में ले सकेंगे। ठीक है बच्चों, और देखते हैं एक और ऐसा ही प्रोग्राम, छत वर्षा जल संग्रहण। जी हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में हमारी छतों पर जो आता है जल वो वैसे ही वेस्टेज हो जाता है, लेकिन बच्चों यदि हम छत के ऊपर गिर रहे वर्षा के जल को इस प्रकार से पाइप के माध्यम से भूमि के अंदर उतार देते हैं तो बच्चों हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, एक तो भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा और साथ ही बच्चों हम हमारे कृषि कार्य को भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, नहीं तो ये क्या होगा, ये जो जल है ये ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो बच्चों ये वही प्रणाली है छत वर्षा जल संग्रहण की। इसके अंतर्गत छत के ऊपर गिर रहे वर्षा के जल को इस प्रकार से संग्रहित कर लिया जाता है और बाद में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों जो सूखे हैंडपंप होते हैं, बच्चों आप देखते हैं कि कई बार जो हैंडपंप है वो सूख जाते हैं, उनको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि उनमें फिर से जल को ला सकते हैं। और उसके लिए भी क्या ज़रूरत है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों जब रेन वाटर आता है, यानी जब वर्षा का समय होता है और वर्षा का जल फालतू में ही बह रहा होता है, तो उसे हम इस प्रकार से यदि स्टोर कर लें, ज़मीन के अंदर हम स्टोर कर लें और इसे हम हैंडपंप के नीचे वाले भूमिगत स्तर पर पहुंचा दें, तो क्या होगा, हैंडपंप फिर से उसमें पानी आने लगेगा। इसे हम कहते हैं बच्चों सूखे हैंडपंपों का रिचार्ज। तो बच्चों छोटी छोटी ये तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल स्तर और सतही जल स्तर दोनों को हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार फार्म पॉन्ड भी बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे कृषि क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे तालाब बना लें ताकि जो कृषक है वो किसी पर भी निर्भर ना रहे, ना तो वो सिंचाई पर निर्भर रहे और ना ही वो वर्षा के जल पर निर्भर रहे। तो बच्चों ऐसे जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो तालाब होते हैं ये कब काम आएंगे, जब वर्षा नहीं हो रही है, सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, तो प्रत्येक किसान क्या बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। और बच्चों यही उद्देश्य है किसका, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का। ठीक है बच्चों, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। लिखेंगे बच्चों इसके बारे में हम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इस अभियान का मूल उद्देश्य है कि ग्रामों को जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना ताकि पेयजल संकट व घरेलू उपयोग और पशुधन के लिए जल उपलब्धता तथा सूखे की समस्या का समाधान किया जा सके। इसी प्रकार बच्चों CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ बच्चों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो उनके सामाजिक दायित्व होते हैं उनके अंतर्गत अपना कुछ निवेश करती है। ठीक है बच्चों, तो CSR गतिविधियां स्वैच्छिक श्रमदान और मशीनरी व सामग्री में सामुदायिक योगदान के रूप में संसाधन प्रबंध किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत मध्य जुलाई 2016 तक राज्य के 3,529 गांव और 91,043 जल संरक्षण एवं संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कितने ज़्यादा आत्मनिर्भर हम बनने वाले हैं। और बच्चों इसमें न केवल सरकार बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमें सहयोग दे रही है। इस अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की जियो टैगिंग की गई है। ठीक है बच्चों, जियो टैगिंग क्या होती है, टैगिंग शब्द तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो बच्चों जो जियो टैगिंग होती है उसका मतलब है कि भौगोलिक स्थिति व कार्य की जो वर्तमान स्थिति होती है उसकी पहचान कर ली जाती है। जी हाँ बच्चों, किसी भी क्षेत्र की एक तो हमें भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों यदि किसी क्षेत्र में यदि भौगोलिक स्थिति हमने जान ली है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी पोजीशन को हम जियो टैगिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे ताकि अभियान के अंतर्गत निर्मित जल संरक्षण व संग्रहण ढांचों की भौतिक स्थिति, प्रामाणिकता, गुणवत्ता एवं स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो जो दूर बैठे जो अधिकारी होते हैं वो भी इन सब जियो टैगिंग की मदद से इस कार्य की जो प्रगति होती है उसको जांच सकते हैं। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रेगर ट्रेंच, मिनी परकोलेशन टैंक, नाड़ी खुदाई, खड़ी निर्माण, तलाई निर्माण, छत के जल संग्रहण हेतु पुनर्भरण ढांचे, सूखे हैंडपंपों पर रिचार्ज किट, फार्म पॉन्ड इत्यादि जैसे जल संरक्षण व संग्रहण कार्यों का
वृहद स्तर का निर्माण किया गया है। ठीक है बच्चों, ये सब के सब संरचनाएं हमने देखी थी कि स्टेगर ट्रेंच क्या होता है, मिनी परकोलेशन टैंक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस वीडियो को देखें और इन सबको इमेजिन कीजिए कि ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं, इससे जल स्तर बढ़ेगा, मृदा अपरदन रुकेगा और आने वाले समय के शेष चरणों में सभी इलाकों में जल संरक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद में राजस्थान जल संकट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों, जल है तो कल है, जल है तो सुनहरा भविष्य है, इसीलिए जल को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 फिनिश हो जाता है। और बच्चों, अब हम मिलेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।